हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 11 बाजार दर्शन। आज हम बाजार दर्शन के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को करेंगे। इसके लेखक जनेंद्र कुमार जी हैं। इसमें लेखक कहते हैं कि यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। भाई लेखक कहता है कि जो यथार्थ के सत्य को जान लेता है वो कैसे वास्तविकता से मुंह मोड़ सकता है। तो बाजार दर्शन के पाठ्य पुस्तक पर आधारित क्वेश्चनों को करने से पहले हम शॉर्ट में चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। बाजार दर्शन जनेंद्र कुमार जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज से तो कहीं किस्सा संगों की तरह। इस क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो अब हम जनेंद्र कुमार जी द्वारा आधारित बाजार दर्शन के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। भाई जो बाजार का जादू होता है, चमक दमक होती है, उसके मनुष्य पर चढ़ने और उतरने का क्या असर पड़ता है। जब चढ़ता है तो क्या असर होता है और उतरता है तो क्या असर पड़ता है। आंसर, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। बाजार में आकर्षक वस्तुएं देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है। भाई बाजार जाकर बस जब मनुष्य आकर्षक चमकीली चीजों को देखते हैं तो उनके जादू में फंस जाता है। उसे उन वस्तुओं की कमी खलने लगती है। भाई उसे उस वस्तुओं की कमी खलने लगती है तो वो उनको खरीद लेता है। वह उन वस्तुओं की जरूरत ना होने पर भी खरीदने के लिए विवश होता है। भाई वस्तु की जरूरत ना भी हो तो भी वह उनकी चमक को देखकर, उनकी आकर्षकता को देखकर उन वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वस्तुएं खरीदने पर उसका अहम संतुष्ट हो जाता है। भाई उसको जो अंदर अहम होता है वो संतुष्ट हो जाता है। खरीदने के बाद उसे पता चलता है कि जो चीजें आराम के लिए खरीदी थी वे खलल डालती है। भाई बाद में उसे एहसास होता है जब वो चीज़ों को खरीद लेता है कि हमने आराम के लिए जो चीज़ें खरीदी है वो आराम की नहीं खलल की साधन बन रही है। उसे खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती है। भाई लेखक को खरीदी हुई वस्तुएं अनावश्यक लगती है। वो इस प्रकार उसने बताया कि बाजार की चकाचौंध और आकर्षक वस्तुएं किस प्रकार जादू करती है, उतरने और चढ़ने का मनुष्य पर प्रभाव दिखाती है। प्रश्न नंबर 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू
उभर कर आता है। क्या आपकी नज़र में उनको आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? आंसर, भगत जी समर्पण की भावना से ओतप्रोत है। भाई भगत जी में समर्पण की भावना खूब भरी हुई है। धन संचय में उनकी बिल्कुल रुचि नहीं है। धन को इकट्ठा करने में भगत जी की बिल्कुल भी रुचि नहीं है। वे संतोषी स्वभाव के आदमी हैं। वे ऐसे व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द का संदेश फैलाते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार साबित होते हैं। भाई इस तरह के समर्पण की भावना से ओतप्रोत संतोषी स्वभाव के व्यक्ति ही समाज में प्रेम और सौहार्द चारों ओर फैलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? भाई बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? यहाँ बाजारूपन किसे कहा गया है और बाजार की सार्थकता किस चीज में है? बाजारूपन से तात्पर्य है दिखावे के लिए बाजार का उपयोग। भाई सिर्फ बाजारूपन का मतलब क्या है कि दिखावे के लिए बाजार का उपयोग किया जाए, जरूरत के हिसाब से बाजार का उपयोग ना किया जाए। बाजार छल व कपट से निरर्थक वस्तुओं से की खरीद फरोख्त दिखावे व ताकत के आधार पर होने लगती है। भाई जो बाजार छल कपट और निरर्थक वस्तुओं से भरा होता है वो दिखावे व ताकत के आधार पर होने लगती है, तो बाजार को बाजारूपन बढ़ जाता है, तो तब बाजार को बाजारूपन कहा जाता है और उसका बाजारूपन बढ़ जाता है। क्रय शक्ति से संपन्न की पुलोक्ति व्यक्ति बल्कि बताते हैं। भाई जो क्रय शक्ति से संपन्न है वो जो व्यक्तित्व काल्पनिक बताते हैं, इसी से भाई लघु मिलता है, शांति मिलती है, क्षणिक भी प्रति बढ़ जाती है। वे व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के बारे में निश्चित होते हैं बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। बाजार का कार्य मनुष्य कल कपू करता है। भाई बाजार का कार्य हमेशा कल कपू करता है। जहाँ तक सामान मनलेप बार सार्थक जाता है, यह पौंड पावर्क प्रश्न नहीं होता। भाई यह कोई प्रश्न नहीं है, यह बेकार की बात है कि मनुष्य बाजार का कार्य कैसे करता है। तो यह बाजारूपन बाजार की सार्थकता को संपन्न करता है, बाजारूपन को दिखाता है, दिखावे के लिए सिर्फ बाजार का उपयोग। प्रश्न नंबर 4, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। इसे रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? आंसर, यह बात बिल्कुल सत्य है कि बाजारवाद ने कभी किसी को लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर नहीं देखा। उसने केवल व्यक्ति के खरीदने की शक्ति को देखा है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है, भाई जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है वह बाजार में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति ने सामाजिक समता स्थापित की है। यही आज का बाजारवाद है। नेक्स्ट प्रश्न, आप अपने समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति को परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। भाई जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ हो। एक बार एक कार वाले ने एक बच्ची को जख्मी कर दिया। बात थाने पर पहुंची, लेकिन थानेदार ने पूरा दोष बच्चे के माता पिता पर लगा दिया। वह रोब से कहने लगा कि तुम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। वास्तव में पैसों की चमक में थानेदार ने सच को झूठ में बदल दिया था। तब पैसा शक्ति का परिचायक नजर आया। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, एक व्यक्ति ने अपने नौकर का कत्ल कर दिया, उसको बेकसूर मार दिया। पुलिस उसे थाने में ले गई। उसने पैसे ले देकर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन सब बेकार था। अंत में उस पर मुकदमा चला। आखिरकार उसे 14 वर्ष की उम्र कैद हो गई। इस प्रकार पैसे की शक्ति काम नहीं आई।
भाई यहाँ बताया गया है कि कहीं पर पैसों की शक्ति काम आती है और कहीं पर पैसों की शक्ति काम नहीं आती। पैसा शक्ति का परिचायक नजर आता है जहाँ पैसों काम आ जाता है, और जहाँ काम नहीं आता वो शक्तिहीन कहलाता है। पाठ के आसपास के प्रश्न। बाजार दर्शन पाठ में बाजार आने जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। मन खाली हो, भाई यहाँ बताया है कि मन खाली हो। जब मनुष्य का मन खाली होता है तो बाजार में अनाप शनाप खरीदारी की जाती है। बाजार का जादू सिर चढ़कर बोलता है। एक बार मैं मेले में घूमने गया, वहाँ चमक दमक आकर्षक वस्तुएं मुझे न्योता देती प्रतीत हो रही थी। रंग बिरंगी लाइटों से प्रभावित होकर मैं महंगी ड्रेस खरीद लाया। लाने के बाद पता चला कि यह आधी कीमत में फुटपाथ पर मिलती है। नंबर 2, मन खाली ना हो। अगर मन खाली ना हो तो क्या होगा? मन खाली ना होने पर मनुष्य अपनी इच्छित चीज खरीदता है, उसका ध्यान अन्य वस्तुओं पर नहीं जाता। मैं घर में जरूरी सामान की लिस्ट बनाकर बाजार जाता हूँ और सिर्फ उन्हें ही खरीद कर लाता हूँ। मैं अन्य चीजों को देखता जरूर हूँ, पर खरीदारी वही करता हूँ जिसको मुझे जरूरत होती है। नेक्स्ट, मन बंद हो। भाई मन बंद हो, मन ईद होने पर इच्छाएं समाप्त हो जाती है। भाई मन बंद होने पर इच्छाएं समाप्त हो जाती है। वैसे तो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु कभी कभी पुनः स्थिति ऐसी आती है भी किसी वस्तु में मन नहीं होता। एक दिन मैं उदास था, मुझे बाजार में किसी वस्तु में कोई दिलचस्पी नहीं थी, अतः मैं बिना कहे रुके बाजार से निकल आया। मन में नकार हो, भाई यानी मन में नकारात्मक भाव होने से बाजार की हर वस्तु खराब दिखाई देने लगती है। इससे समाज इसका विकास रुक जाता है। ऐसा असर किसी के उपदेश या सिद्धति का पालन करने से होता है। एक दिन एक साम्यवादी ने इस तरह का पाठ पढ़ाया कि बड़ी कंपनियों की वस्तुएं मुझे शोषण का रूप दिखाई देने लगी। भाई इस तरह बताया कि हम बाजार जाए तो मन खाली हो तो क्या सिचुएशन होती है, मन भरा हो या मन बंद हो, मन में नकारात्मक भाव हो तो किस स्थिति में हम बाजार में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, बाजार की चमक को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं? इस पाठ में प्रमुख रूप से 2 प्रकार के ग्राहकों का चित्रण निबंधकार ने किया है। एक तो वे ग्राहक जो जरूरत के अनुसार चीजें खरीदते हैं, दूसरे वे ग्राहक जो केवल धन प्रदर्शन करने के लिए चीजें खरीदते हैं। ऐसे लोग बाजारवादी संस्कृति को ज्यादा बढ़ाते हैं। मैं स्वयं को पहले प्रकार का ग्राहक मानता हूँ, क्योंकि इसी में बाजार की सार्थकता है। भाई जिस लोगों को जरूरत हो वही बाजार से सामान खरीदे तो बाजार की रौनक उसी से ही बनती है, बाजार की सार्थकता उन्हीं से ही बनती है। प्रश्न नंबर 3, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हॉट की संस्कृति से आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर को आपको किस प्रकार के बाजार में नजर आती है? नेक्स्ट, मॉल की संस्कृति से बाजार को परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिलता है। भाई मॉल में जो संस्कृति है उससे बाजार की परचेजिंग पावर को बढ़ावा मिलता है। यह संस्कृति उच्च और उच्च मध्य वर्ग से संबंधित है। यहाँ एक ही छत के नीचे विभिन्न तरह के सामान मिलते हैं और तथा चकाचौंध व लूट चरम सोया पर होते हैं। भाई जो चकाचौंध, उन मॉल की चकाचौंध और लूट की वो चरम सीमा पर होते हैं। यहाँ ग्राहक भाई जो उनकी होती है, यहाँ बाजारूपन भी उफान पर होता है, खूब उफान पर होता है बाजारूपन भी। सामान्य बाजार में मनुष्य की जरूरत का सामान अधिक होता है। यहाँ शोषण कम होता है और तथा आकर्षक भी कम होता है। यहाँ ग्राहक व
दुकानदार में सद्भाव होता है। यहाँ का ग्राहक मध्य वर्ग का होता है। होठ, संस्कृत में निम्न वर्ग व ग्रामीण परिवेश का ग्राहक होता है। भाई संस्कृति में निम्न वर्ग, नीची जाति के और ग्रामीण परिवेश के ग्राहक होते हैं। इसमें दिखाया नहीं होता तथा मोल भाव भी नहीं, भी नाम है तो का ही होता है। भाई इसमें ना तो दिखावा होता है ना मोल भाव होता है। परचेजिंग पावर भी संस्कृति में नजर आती है, क्योंकि यहाँ अनावश्यक सामान अधिक खरीदे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर व्यक्ति अपेक्षित वस्तु हर कीमत पर खरीदना चाहता है। भाई जिस चीज की आवश्यकता हो उसे व्यक्ति हर कीमत पर खरीदना चाहता है। वह कोई भी कीमत देकर उस वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहता है, इसलिए वह कई बार शोषण का शिकार हो जाता है। बेचने वाला तुरंत उस वस्तु की कीमत मूल कीमत से ज़्यादा बता देता है, क्योंकि उस वस्तु की दूसरे व्यक्ति को ज़रूरत होती है। इसलिए लेखक ने ठीक कहा है कि आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है, यानी आवश्यक जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है उसकी कीमत तुरंत बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, स्त्री माया ना जोड़े, यहाँ माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थिति वंश है। वे कौन सी परिस्थितियां होगी जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है? आंसर, यहाँ माया शब्द का अर्थ है धन, मंगाती, जरूरत की वस्तुएं। आमतौर पर स्त्रियां तो माया जोड़ते देखा जाता है। इसका कारण उनकी परिस्थितियों हैं जो निम्नलिखित है। आत्मनिर्भरता की पूर्ति, घर की जरूरतों को पूरा करना, अनिश्चित भविष्य, अहम भाव की तुष्टि, बच्चों की शिक्षा, संतान विवाह हेतु। आपसदारी, प्रश्न नंबर 1। जरूरत भर जीरा वहां से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। भगत जी की इस संतुष्ट निस्पृहता की कबीर से की इस सुक्ति से तुलना की गई है कि चिंता गई मनुआ बेपरवाह जाके कुछ ना चाहिए सोई सहज सना। भाई इस कबीर की इन पंक्तियों से कबीर का यह दोहा भगत जी की संतुष्ट निस्पृहता पर पूर्णतया लागू होता है। कबीर का कहना था कि इच्छा समाप्त होने पर यह लता खत्म हो जाती है। भाई यह लत खत्म हो जाती है। शहंशाह वही होता है जिसे कुछ नहीं चाहिए। भगत जी भी ऐसे ही व्यक्ति हैं, ऐसे ही शहंशाह हैं। इनकी ज़रूरतें भी सीमित है। वे बाजार के आकर्षक से दूर हैं। अपनी ज़रूरत होने पर वे संतुष्ट को हो जाते हैं। वे संतुष्ट को ही प्राप्त करते हैं। अपनी ज़रूरत होने पर ही वे बाजार से सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विजय दान थेथा की कहानी दुविधा के अंश को पढ़कर आप देखेंगे कि भगत जी की संतुष्ट जीवन दृष्टि की तरह ही गडरिये की जीवन दृष्टि है। इससे अपने भीतर क्या भाव जगते हैं? आंसर, गडरिया बगैर कहे ही उसके दिल की बात समझ गया, पर अंगूठी कबूल नहीं की। काली दाढ़ी के बीच पीले दांतों की हंसी हंसते हुए बोला, मैं कोई राजा नहीं हूँ जो न्याय की कीमत वसूल करूं। मैंने तो अटका काम निकाल दिया और यह अंगूठी मेरे किस काम की? ना यह उंगलियों में आती है ना तड़े में। मेरे भेड़े की भी मेरी तरह गवार है। घास तो खाती है पर सोना सूंघती तक नहीं। बेकार की वस्तुएं तुम अमीरों को ही शोभा देती है। भाई उस गडरिये ने कहा कि यह सोना तो मेरे किसी काम का नहीं है। उसके दिल की बात समझ गया। भाई अंगूठी उसने कबूल नहीं करी क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं थी। उसकी भेड़े भी सोने को नहीं सूंघती थी, इसलिए उसने बेकार की वस्तुएं तुम गरीबों की शोभा देती है इस तरह कहा। नेक्स्ट प्रश्न, विजय दान देथा की दुविधा कहानी का अंश पढ़कर मुझ में भी संतोषी वृत्ति के भाव जागते हैं। गडरिया चाहता तो
वह अपने न्याय की कीमत वसूल सकता था। सामाजिक दृष्टि से यह ठीक भी था, क्योंकि अमीर व्यक्ति जो कुछ गडरिये को दे रहा था वह उसका हक था। लेकिन गडरिये और भगत जी की संतोषी भावना को देखकर मेरे मन में भी इसी प्रकार के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। मन करता है कि जीवन में इस भावना को अपनाए रखे तो किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। जब कोई इच्छा या उपेक्षा नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। तब तक भी कबीर की तरह शहंशाह होंगे। भाई हम जब भी कबीर की तरह शहंशाही होंगे। प्रश्न नंबर 3, बाजार पर आधारित लेख नकली सामान पर नकेल जरूरी का अंश पढ़िए। नीचे दिए गए बिंदुओं पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाई नकली सामान के खिलाफ जागरूकता के लिए आप क्या कर सकते हैं? नकली सामान पर नकेल जरूरी। आंसर, नकली सामान के खिलाफ लोगों को जागरूक करना चाहिए। सबसे पहले विज्ञापनों, पोस्टरों और होर्डिंग के माध्यम से यह जरूर बताया जाए कि किस तरह असली वस्तु की पहचान की जाए। लोगों को बताया जाए कि होलोग्राम और ISI मार्क वाली वस्तु ही खरीदे। उन्हें यह भी जानकारी दी जाए कि नकली वस्तुएं खरीदने से क्या हानियां हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, उपभोक्ताओं के हित को मद्देनजर रखते हुए सामान वाली कंपनियों का क्या नैतित्व दायित्व है? भाई इसमें बताया गया सामान बनाने वाली कंपनियों का सबसे पहले यही अधिक दायित्व है कि अच्छा और बढ़िया सामान बनाए। वे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो आम आदमी को फायदा पहुंचाए। केवल अपना फायदा सोचकर ही सामान ना बेचे। वे मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान रखें, तभी ग्राहक खुश होगा। जो कंपनी ज़्यादा सामान बनाने वाली कंपनियों का सबसे पहले यही नैतिक दायित्व है कि अच्छा और बढ़िया सामान बनाए। वे ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करें जो आम आदमी को फायदा पहुंचाए। केवल अपना फायदा सोचकर ही सामान ना बेचे। वे मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता पर ध्यान रखें और तभी ग्राहक खुश होगा। जो कंपनी जितनी ज़्यादा गुणवत्ता देगी, ग्राहक उसी कंपनी का सामान ज़्यादा खरीदेंगे। प्रश्न नंबर 3, ब्रांडेड वस्तु को खरीदने के पीछे छिपी मानसिकता को उजागर कीजिए। भाई ब्रांडेड वस्तुओं को खरीदने में के पीछे क्या लोगों की मानसिकता होती है? भारतीय मध्य वर्ग पर आज का बाजार टिका हुआ है। वह दिन बीत गए जब लोकल कंपनी का माल खरीदा जाता था। अब तो लोग ब्रांडेड कंपनी का ही सामान खरीदते हैं, चाहे वे कितना ही महंगा क्यों ना हो। उन्हें तो केवल यही विश्वास होता है कि ब्रांडेड सामान अच्छा और बढ़िया होगा, उसमें किसी भी तरह से कोई खराबी ना होगी। लोग इन ब्रांडेड सामानों को खरीदने के लिए कोई भी कीमत चुकाते हैं। ब्रांडेड सामान चूंकि बड़ी बड़ी हस्तियां इस्तेमाल करती है, यानी क्योंकि ब्रांडेड जो सामान होता है उसको बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े पैसे वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अन्य लोग भी ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह के हामिद और उसके दोस्तों का बाजार से क्या संबंध बनता है? विचार कीजिए। प्रेमचंद्र की कहानी में हामिद और उसके दोस्त यानी सम्मी, मोहसिन, नूरे सभी मेला देखने जाते हैं। वे मेले में लगी दुकानों को देखकर बहुत प्रभावित होते हैं। वे हॉट बाजार में लगी सारी वस्तुएं देखकर प्रसन्न होते हैं। भाई वो और उसके दोस्त सभी बाजार में लगी वस्तुओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। उनका मन करता है कि सभी वस्तुएं खरीद ली जाए, किंतु किसी के पास 5 पैसे थे तो किसी के पास 2 पैसे। हॉट वस्तुओं में बाजार का ही रूप एक रूप है। भाई हॉट वस्तु जो होती है वो बाजार का एक ही रूप होता है।
बच्चे इनमें लगी दुकानों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। वे तरह तरह की इच्छाएं करने लगते हैं। बाजारों का संबंध बाजार से प्रत्यक्ष होता है। वे सीधे तौर पर बाजार में जाकर वहां रखी वस्तुओं को खरीद लेना चाहते हैं। वे बच्चे जो हैं वो सीधे ही बाजार में जाकर वहां रखी हुई वस्तुओं को खरीदना चाहता है। उनको बाजार के हॉट वस्तुएं ही पसंद आती हैं। विज्ञापन की दुनिया। प्रश्न नंबर 1, अपने समाचार पत्रों, टीवी आदि पर अनेक प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे जिनमें ग्राहक को हर तरीके से लुभाने का प्रयास किया जाता है। नीचे लिखे बिंदुओं के संदर्भ में किसी एक विज्ञापन की समीक्षा कीजिए। यह भी लिखिए कि आपको विज्ञापन की किस बात ने अपना सामान खरीदने के लिए प्रेरित किया। नंबर 1, विज्ञापन में सम्मिलित चित्र और विषय वस्तु, विज्ञापन में आए पात्र और उनका औचित्य, विज्ञापन की भाषा। मैंने शाहरुख खान द्वारा अभिनीत सेंट्रो कार का विज्ञापन देखा। इस विज्ञापन में सेंट्रो कार का चित्र था और विषय वस्तु थी वह कार जिसे बेचने के लिए आज के सुपरस्टार शाहरुख खान को अनुबंधित किया गया है। इसमें आपने क्या देखा, उसकी विषय वस्तु को क्या रखा गया कि जिसे यह वो कार है जिसे बेचने के लिए सुपरस्टार शाहरुख खान को रखा गया है। इसमें शाहरुख खान और उनकी पत्नी को विज्ञापन करते दिखाया गया है। साथ ही उनके एक पड़ोसी का भी जिक्र आया है। इन सभी पात्रों का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। शाहरुख खान की पत्नी जब पड़ोसी पर आकर्षित होती है तो शाहरुख खान पूछता है क्यों। तब उसकी पत्नी जवाब देती है कि सेंट्रो वाले हैं नंबर 1, मुझे कार खरीदने के लिए इसी कैप्शन से प्रेरित किया। इस पंक्ति ने व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का पता चलता है, वो समाज में किस स्थिति पर रहता है। प्रश्न नंबर 2, अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आज किन किन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उदाहरण सहित उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीक या तौर तरीके का प्रयोग करना चाहेंगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी ना हो। उत्तर सेल लगाकर अपने सामान के साथ कुछ उपहार देंगे। जो अच्छी तरह की उत्तम सेल लगाएंगे वो और अपने सामान के साथ कुछ उपहार गिफ्ट में देंगे। स्क्रैच कार्ड के द्वारा विज्ञापन देकर या सामान की खूबियां बताकर, जैसे सेल सेल सेल, कपड़ों पर भारी सेल, एक सूट के साथ कमीज फ्री, बिल्कुल फ्री। ये कपड़े त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये नरम और मुलायम कपड़े हैं, पूरी तरह से सूती हैं। यदि मुझे आज सामान बेचना पड़े तो मैं बेची जाने वाली वस्तु के गुणों का प्रचार करूंगा ताकि ग्राहक अपनी समझ से वस्तु खरीदे। नेक्स्ट प्रश्न, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग भी अपना रूप बदलता है। कभी औपचारिक रूप में आती है तो कभी अनौपचारिक रूप में। पाठ में से दोनों प्रकार के 3 उदाहरण छांट कर लिखिए। औपचारिक रूप, मैंने कहा, यह कहा, बोले, यह जो साथ थी। नेक्स्ट, बोले बाजार देखते रहें, मैंने कहा बाजार क्या देखते रहें। नंबर 3, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापिस आए। अनौपचारिक बातें, कुछ लेने का मतलब था, शेष सब कुछ छोड़ देना। बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। पैसे की व्यंग्य शक्ति भी सुनाई। नेक्स्ट प्रश्न, पाठ में अनेक वाक्य ऐसे हैं जहां लेखक अपनी बात कहता है। कुछ वाक्य ऐसे हैं जहां वह पाठक वर्ग को संबोधित करता है। सीधे तौर पर पाठक को संबोधित करने वाले 5 वाक्यों को छाटिए और सोचिए कि ऐसे संबोधन पाठक से रचना पढ़वा लेने में मददगार होते हैं। आंसर, बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। आंखों के रास्ते वो जादू काम करता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। जिसकी जेबें खाली होती है और मन भरा ना हो ना, जेबें तो भरी हो पर मन खाली ना हो,
भरा हो तो भी जादू चल जाएगा। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना जरूरी है, कहीं आप भूल नहीं कर बैठिएगा। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनिए, वह दारुण है। अवश्य ऐसे संबंधों के कारण पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वे अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं, इसलिए ऐसे संबंध पाठकों को रचना बढ़ावा लेने में सहायक सिद्ध होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। पैसा पावर है, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में पावर का रस है। मित्र के सामने मनी बैग फैला दिया, पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। ऊपर दिए गए इन वाक्यों में संरचना तो हिंदी भाषा की है, लेकिन वाक्यों में एकाध शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। इस तरह के प्रयोग को कोड मिक्सिंग कहते हैं। अतः एक भाषा के शब्दों के साथ दूसरी भाषा के शब्दों का मेल जोल। अब तक आपने जो पाठ पढ़े उसमें से कोई 5 उदाहरण चुनकर लिखिए। यह भी बताइए कि आगत शब्दों की जगह उन्होंने हिंदी प्रायोगिक का कौन सा शब्द प्रयोग किया। संप्रेषणीयता पर प्रकाश डालिए। आंसर, पैसे की गर्मी या एनर्जी, वह तत्व है मनी बैग, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है तो एकदम बहुत से बंडल थे। नंबर 5, वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझता है कि उसके प्रयोग की परीक्षा का उन्हें दरकरार है। यदि इस वाक्य में एनर्जी की जगह उत्साह शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वाक्य की प्रेषणीयता अधिक प्रभावी होती है। इसी प्रकार मनी बैग की जगह नोटों से भरा थैला, परचेजिंग पावर की जगह खरीदने की शक्ति, बंडल की जगह गट्ठड़ और पावर की जगह ऊर्जा का या उत्साह प्रभावी होगा, क्योंकि हिंदी प्रायों में के द्वारा संप्रेषणता ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित अंश पर ध्यान देते हुए उन्हें पढ़िए। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, लोग संयमी भी होते हैं, सभी कुछ तो लेने के को ही होता है। ऊपर दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश ही भी तो निपात है जो अर्थ पर बल देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाक्य में इनके होने ना होने और स्थान क्रम बदल देने से वाक्य के अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मुझे भी किताब चाहिए, मुझे महत्वपूर्ण है, मुझे किताब भी चाहिए, किताब महत्वपूर्ण है। आप निपात ही भी तो का प्रयोग करते हुए 3-3 वाक्य बनाइए। साथ ही ऐसे 2 वाक्यों का निर्माण कीजिए जिसमें ये तीनों निपात एक साथ आते हों। आंसर, ही से, उसे ही यह टिकट दे दो, मैं वैसे ही उससे मिला, तुमने ही मुझे उसके बारे में बताया। भी से, कुछ लोग दुष्ट भी होते हैं, वह भी उनसे मिल गया, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो रामलाल ने कुछ तो कहा होता, तुम लोग कुछ तो शर्म किया करो, तुम लोगों तो फांसी दे देनी चाहिए। भाई तुम लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए। 2 वाक्य, मैंने ही नारायण शंकर को वहाँ भेजा था, लेकिन उसने भी वह किया, कृपा शंकर तो उसे केवल ही पहले ही कर दिया था। नंबर 2, आर्यन तो दिल्ली जाना चाहता था, लेकिन मैं तो उसे भेजना ही नहीं चाहता था, तभी तो वह नाराज हो गया। चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। बाजार की चकाचौंध से दूर परचेजिंग पावर का सकारात्मक उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। आपकी मदद के लिए संकेत दिया जा रहा है। सामाजिक विकास के कार्य में परचेजिंग पावर से अभिप्राय खरीदने की क्षमता, कहने का भाव है कि खरीदारी करने का सामर्थ्य, लेकिन परचेजिंग पावर का सकारात्मक प्रयोग किया जा सकता है, वह भी बाजार की चकाचौंधों से कोसों दूर। इसका सकारात्मक प्रयोग सामाजिक कार्य करके और ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके, वही जो बाजार की चकाचौंध से कोसों दूर होता है, सकारात्मक प्रयोग होता है,
सामाजिक कार्य करके और ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। सामाजिक विकास के लिए जैसे स्कूल, अस्पताल, धर्मशालाएं खुलवाकर उस पैसे का उपयोग किया जा सकता है जो कि लोग फिजूल के सामान पर खर्च करते हैं। आज शॉपिंग मॉल्स में लगभग 30% फिजूल पैसा लोग खर्चते हैं क्योंकि वे अपनी शानो शौकत रखने के लिए खरीदारी करते हैं। यदि इसी पैसे को सामाजिक विकास के लिए में लगा दिया जाए तो समाज न केवल उन्नति करेगा बल्कि वह अमीरी गरीबी के अंतर से भी बाहर निकलेगा। दूसरे, इस पैसे का ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। गांवों को मूलभूत सुविधाएं इसी से प्रदान की जा सकती है। यह ऐसा गांवों का तस्वीर बदल सकता है। इस प्रकार हमने पाठ के बाजार दर्शन पाठ के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों को संपूर्ण किया। हमने देखा कि जनेंद्र कुमार जी के यह इस निबंध में महत्वपूर्ण निबंध में भाई लेखक किस प्रकार बाजार दर्शन की संपूर्ण चित्रण हमारे सामने किया है। भाई वो कहते हैं इसमें कहने का भाव क्या था कि अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय करने बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो बिल्कुल बेकार बन सकते हैं। इस मूल भाव को जनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। उन्होंने जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग दिखाया है। हिंदी में उपभोक्तावाद और बाजारवाद की भी उन्होंने इस तरह चर्चा कर लोगों के सामने बाजार की चमक दमक को पेश किया है। उन्होंने मूल अंतर वस्तु को समझाने के मामले में बेजोड़ कोशिश की है। वे अपने परिचितों और मित्रों से जुड़े अनुभवों को यहाँ बताते हुए नजर आए हैं। उन्होंने भांति भांति की मूल भावों को समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा संगों की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। तो इस प्रकार हमने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। हम आगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज लेके आएंगे। आप इन वीडियो को अच्छे से देखें और समझें ताकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यू करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू।